साथियों, तथाकथित आजादी के 74 साल हो गए हैं और 74 साल के आजादी के बाद भी जो भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान के 244 एक में जो 5वीं और 6वीं सूची आदिवासियों के लिए लागू है, जो संविधान में डाला गया है, वो अनुच्छेद 244 के तहत 5वीं और 6वीं सूची को आज तक लागू नहीं हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मौलिक अधिकार है, उसी प्रकार से आदिवासियों का भी 5वीं और 6वीं सूची बेसिक कॉन्सेप्ट है, मौलिक अधिकार है। लेकिन तथाकथित आजादी के 74 बाद इनको लागू नहीं किया गया। अगर लागू कर दिया गया होता तो आज आदिवासियों को का जो हालत है, आज वो हालत नहीं रहता, बल्कि वो भी मुख्य धारा में जुड़ गए होते। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं संविधान का 5वीं और 6वीं सूची क्या है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला, आदिवासियों के बारे में ड्राफ्ट करने के पहले संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आदिवासियों के जो महापुरुष थे, जिस चीज के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके इतिहास का गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद 3 चीज का पता लगाया, 3 चीज पाया कि जिन जिन आक्रमणकारियों ने आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, संस्कृति नष्ट करने का काम किया, तो उन लोगों ने उनका बगावत किया, विद्रोह किया। तो वही चीज जो है संविधान के अनुसूची 5वीं और 6वीं में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डाली। संविधान का अनुसूची 5वीं कहती है कि सेल्फ गवर्नेंस, और 6वीं कहती है सेल्फ ऑफ ऑनरशिप। 5वीं सेल्फ ऑफ गवर्नेंस और 6वीं सेल्फ ऑफ ऑनरशिप, यानी 5वीं जो है स्वशासन की बात करती है, स्वायत्त शासन की बात करती है, और 6वीं वो मालिकियत अधिकार की बात करती है। तो 5वीं सूची के अंतर्गत आदिवासी जिस क्षेत्र में रहते हैं, वे लोग एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे। आदिवासियों का एक परिषद होगा, उसमें 20 सदस्य ज्यादा नहीं रहेंगे, कम नहीं रहेंगे, और उसमें 2/3
उस वहाँ के एरिया के सांसद रहेंगे, एमएलए रहेंगे। उनको बहुत सारा अधिकार दिया गया है एडवाइजरी कमेटी को। यदि भारत के पार्लियामेंट में कोई कानून बनता है और आदिवासियों का एडवाइजरी कमेटी अगर नहीं चाहती है कि हमारे क्षेत्र में कानून लागू हो, तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी वो कानून लागू नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर संस्कृति को लेकर के और किसी मामले को लेकर के यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है, फूट होता है, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं करेगा। जो एडवाइजरी कमेटी के जो पंचायत है, जो उनके अध्यक्ष हैं, वही उसका फैसला करेंगे। यानी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष को एक जज के बराबर पावर दिया गया है। और जो एडवाइजरी कमेटी है, जो स्वायत्त शासन बनाने के लिए एडवाइजरी कमेटी है, वो एक मिनी संसद के रूप में काम करता है। संविधान एक कहता है, और संविधान का अनुसूची 6 क्या कहती है कि आदिवासी जिस क्षेत्र में रहता है उसको मालिकियत का अधिकार है। जल, जंगल, जमीन पे उनका ही अधिकार है, उसको कोई ले नहीं सकता है। अगर कोई चाहता है मार्केटिंग करने के लिए, तो जो एडवाइजरी कमेटी है उससे सलाह लेगा, मशवरा लेगा। यदि वो आदेश देता है तो वो जा करके मार्केटिंग कर सकता है। लेकिन टैक्स देना या न देना, टैक्स लेना, कितना लेना, ये एडवाइजरी कमेटी के ऊपर निर्भर करता है, वो तय करता है। अगर कोई माइनिंग करने के लिए आता है, खुदाई करने के लिए, तो उसका रॉयल्टी आदिवासी ही तय करेंगे, उनकी एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। और आदिवासियों को देने के लिए इतना रॉयल्टी इनको चाहिए। क्योंकि जहाँ आदिवासी रहते हैं, जहाँ खनिज संपदा है, 89 प्रकार के खनिज संपदा है जहाँ आदिवासी रहते हैं हमारे देश में। भारत सरकार सैटेलाइट से पता लगाया, और पता लगाया तो ये मालूम हुआ कि 89 प्रकार के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, अभ्रक और कई प्रकार के जो है कि तत्व मिले हैं, जिसकी कीमत 11,000 लाख करोड़ का है। 11,000 करोड़ का मालिक है आदिवासी। जिस जगह वह रहता है उस जमीन के नीचे इतने की संपत्ति दबा हुआ है। इसी पे जो जो सरकारें आती हैं, इसी पे गिद्ध निगाह लगाई हुई है, ये संपत्ति को लूट लिया जाए, निकाल लिया जाए। और इसके लिए आदिवासी राज्य में उनको देना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब अंग्रेजों को नहीं दिए तो फिर तुमको क्यों दें? अंग्रेजों को देने से इनकार कर दिया, बगावत कर दिया, फिर तुम कौन होते हो? तो उन्होंने इन्हें देने से इनकार कर दिया,
जब हम कहे कि हम नहीं अपना जमीन छोड़ेंगे, जल जंगल जमीन नहीं छोड़ेंगे, तो सरकार ने साजिश किया कि इनको नक्सलवादी घोषित करो, नक्सलवादी घोषित करके इनको मारा जाए, तब ये लोग यहाँ से छोड़ करके जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी नक्सलवादी, उनकी जमीन छीनी जाती है, उनकी हत्या की जाती है, वे अपने रक्षा के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, तो उनको नक्सलवादी कहती है सरकार। तो दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि जब 11,000 लाख करोड़ आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं उसको दंडकारण्य कहते हैं, वहाँ इतने ज्यादा संपत्ति है, तो फिर आज का आदिवासी इतना गरीब क्यों? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तथाकथित 15 अगस्त 1947 को तथाकथित आजादी मिली, और आजादी मिलने के बाद तो एक ब्राह्मण चला गया, एक विदेशी चला गया, और दूसरा विदेशी इस देश का शासक बना। यानी अंग्रेज चला गया विदेशी, और ब्राह्मण विदेशी इस देश का शासक बना। आजाद तो हुआ नहीं, केवल एक विदेशी गया और दूसरी विदेशी को शासन सत्ता सौंप गया। तो जब इसको शासन सत्ता मिला कांग्रेस नाम के विदेशी को, चाहे ब्राह्मण को, तो इन लोगों ने क्या किया? उन लोगों को क्या करना चाहिए? यदि हमारी आज़ादी का आंदोलन रहता, अगर हम आज़ाद होते तो हमको शासन प्रशासन में भागीदारी देते, लेकिन इन्होंने भागीदारी ही हमारा नहीं दिया। उनको ये चाहिए, अगर 22.5% SC ST का है तो 22.5% शासन प्रशासन में भागीदारी दे देना चाहिए। अगर OBC की आबादी 52% है तो 52% OBC को भी दे देना चाहिए। माइनॉरिटी लोग 15% हैं तो माइनॉरिटी लोगों को 15% देना चाहिए, और NT DNT BGNT के लोग, उनका भी गणना करा करके आबादी के अनुपात में भागीदारी देना चाहिए। उसी को कहते हैं न्याय, अधिकार। और हमको न्याय मिल गया, अधिकार मिल गया, तो हम तो स्वतंत्र हो गए। लेकिन हमको पुनः गुलाम बनाने के लिए ये क्या किए? 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकट दिए, और देश के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रचार मीडिया पे ब्राह्मणों का अनियंत्रित कब्जा करवाए। जब अनियंत्रित कब्जा कर लिया तो हमारा अनियंत्रित रूप से हम गुलाम हो गए। तो जब हमारा दुश्मन शासन सत्ता में है तो हमारा भागीदारी देगा ही नहीं। तो जब भागीदारी देगा नहीं, आदिवासियों का भी देगा नहीं, अब दिया भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है गुलाम हमको होना ही होना है। दोस्तों, बजट का संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत बजट एलोकेटेड होता है। तो आदिवासियों के जब विकास मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री मधुकर राव आपीचर थे, तो आदिवासियों के लिए 800 करोड़ रुपया मिला था। ये ट्राइबल लोगों का आदिवासी वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए मिला था, विकास के लिए, कल्याण के लिए मिला था। तो मधुकर राव आपीचर ने क्या किया? उस पैसे को ब्राह्मण और बनियों में बांट दिया, जो आदिवासियों के विकास के लिए मिला था। अब सोचिए उस आदमी को क्या कहा जा सकता है?
वो जिस पार्टी का था उस पार्टी का दलाल और भड़वा ही था। ये अपना धन किसी और को दे दिया। एक बार अनुसूचित जात जनजात के कल्याण के लिए जो पैसा आया था तो सरकार दिल्ली में एशियाई खेलों में खर्च कर दिया। यानी हम लोगों का बजट में जो पैसा आता है उसे कहीं अन्य चीज में यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है कि अभी समाज जागृत ही नहीं हुआ है। जागृत न होने के कारण ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ही नहीं होती है। 5वीं और 6वीं सूची आदिवासियों के लिए लागू ही नहीं है। एससी एसटी का आबादी के अनुपात में भागीदारी ही नहीं मिला है। घुमंतु जातियों का आज तक संविधान का अनुच्छेद 46 भी लागू नहीं है। क्योंकि हम शासन सत्ता में नहीं है अब तक। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहे थे कि मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दे करके बहुत बड़ा तुमको बनाने का काम किया है। जाओ तुम अपना राजा स्वयं पैदा करो, शासक स्वयं पैदा करो। जा करके दीवाले पे अपने लिख दो, अपने दीवाल पे जा करके लिख दो कि मैं इस देश का शासक बनूंगा, ताकि आते जाते तुम्हारा हमेशा नजर उस पे पड़े। बाबा साहब की बातें नहीं मानते। बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। बाबा साहब के कही हुई बातों को मानते हैं लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार नहीं चलते हैं। उनका भक्त ज्यादा बनते हैं लेकिन हमारे लिए क्या किए उसके बारे में हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत आज केवल हमारी गुलामी का ही है और समाधान आजादी ही है। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहे थे कि दूर दूर तक कोई नौजवान दिखाई नहीं दे रहा है जो हमारे आंदोलन को हमारे जीते जी आगे बढ़ावे। बाबा साहब कहे थे। लेकिन आज बामसेब का नौजवान अमन मिश्राम जी, उन्होंने कई और नौजवान को पैदा कर दिया है। उनके सपनों के अनुसार राष्ट्रव्यापी स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और सही मायने में जब हम इनके बैनर तले इकट्ठा होंगे 85% के लोग, तभी हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तभी हम 5वीं और 6वीं सूची भी लागू करवा सकते हैं। तभी हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवा सकते हैं। तभी हम घुमंतु जातियों का संविधान में अनुच्छेद 46 को भी लागू करवा सकते हैं। तभी हम अल्पसंख्यकों का 25 से 30 तक जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है तभी हम लागू करा सकते हैं। दोस्तों लोग कहते हैं कि कांग्रेस विकास की है, रेलवे बनवाई है, हवाई अड्डा बनवाया है, हवाई जहाज बनवाई है, कई कंपनियां लगवाए हैं, एयरपोर्ट बनवाए हैं, सड़क बनवाई है, बहुत विकास की है कांग्रेस। अरे तुम कुछ भी कर दो, कितना हूँ डेवलपमेंट कर दो, लेकिन तुम यदि उसमें मूल निवासियों को भागीदारी नहीं देते हो तो उसे विकास नहीं कहते हैं। वो तो तुम लोग कुछ लोगों के विकास के लिए बनवाए हो। अगर हमारी हिस्सेदारी रहता, भागीदारी रहता, आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी रहता
तब हमारा विकास होता, तुम्हारे साथ साथ हमारा भी विकास होता, तब माना जाता कि देश विकास कर रहा है। केवल रेलवे, सड़क, कंपनी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े कंपनियां बनवाने से विकास नहीं होता है। उसमें हमारी हिस्सेदारी होना चाहिए, तभी हम सही मायने में विकास हो सकता है हमारा। क्योंकि जब अधिकार मिलेगा हमको, तभी हम आजाद कहलाएंगे, और अधिकार वंचित को गुलाम कहते हैं। तो दोस्तों, अब कोई दूसरा रास्ता है ये नहीं है हम लोगों को। अब तो ब्राह्मणवाद जो है इतना ज्यादा उग्र हो गया है कि रोम के पोप, रूस के जार, चीन के मंचो, मिस्र के कुरैशी से भी ज्यादा खतरनाक लोग हो गए हैं। ये बहुत तेज बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आए दिन हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। दलित दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने से उसका मूंछ काट दी जाती है, उनको गोलियां मार दी जाती है। अभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई प्रकार का वीडियो आया था। किसी को कुल्हाड़ी से गर्दन काट दे रहे हैं, किसी से को टांगी से काट रहे हैं, किसी लड़के को गुप्तांग में लाठी डाल दे रहे हैं, किसी के गुप्तांग में पेचकस डाल दे रहे हैं। ऐसी ऐसी जघन्य अपराध कर रहे हैं। कहीं औरतों को जो है बलात्कार करके, हत्या करके उनको फांसी दे रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये ब्राह्मणवाद और ज्यादा उग्र हो गया है। अगर इसके लिए हम एक नहीं होंगे तो फिर हम लोगों का पिटाई होना सुनिश्चित है। अब तो केवल एक ही चीज रह गई है। गुलाम तो हो ही गए हैं हम, लेकिन अब तो केवल एक ही चीज बाकी है कि जब बैल मरता था, गाय मरती थी, डांगर मरता था, तो एक तरफ हमारे लोग खींचते थे और एक तरफ उसी को कुत्ते लोग खींचते थे। केवल यही दिन देखना अब बाकी रह गया है। और उसी बैल के गोबर से लोग गोबरहा निकाल करके धो करके रोटी बना के खाते थे। अब मात्र यही दिन देखना बाकी है ना। और सब तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन देखने का नजर और नजरिया चाहिए। नजर के साथ साथ नजरिया होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अब नजर से नहीं, आप नजरिया से देखिए थोड़ा सा कि आज आपके साथ क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। अगर आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाना चाहते हैं तो एक घर के कमरे में जाके बस पड़े रहिए। नहीं तो आने वाले पीढ़ी को आजाद करनी है तो आपको सड़क पे उतरना ही होगा। मेरे दोस्तों, हमको आशा है कि आप लोग ऐसा करेंगे। हमें आशा विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।